हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। मैं हरिओम सिंह। जैसा कि क्लास 10th में आपका जो टॉपिक चल रहा था समास टॉपिक, उस समास टॉपिक के अंतर्गत हम समास टॉपिक में समास की परिभाषा, समास के प्रकार, पदों के आधार पर प्रकार तथा अव्ययीभाव समास, हमारा एक द्वंद्व समास, इन समासों का अध्ययन कर चुके थे तथा एक तीसरा जो समास था हमारा, वो समास कौन सा? तत्पुरुष समास। उस तत्पुरुष समास का अध्ययन हम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इनको रिवाइज करवाऊं तो समास के बारे में कुछ बताऊं तो समास जो है सम प्लस आस शब्दों से मिलकर बना हुआ है। समास पदों के आधार पर आपके 4 प्रकार का होता है, जिसमें जो स्थितियां बनती हैं, पहला पद प्रधान या फिर दूसरा पद प्रधान होता है, या फिर दोनों पद प्रधान होते हैं, या फिर एक अन्य पद प्रधान होता है। इन चारों ही स्थितियों में हमारा जो टॉपिक तो समास होता है, अगर पहला पद प्रधान होता है तो हमारा अव्ययीभाव समास होता है, अगर दूसरा पद प्रधान होता है तो हमारा तत्पुरुष समास जिसे हम पढ़ रहे हैं वो समास होता है, अगर दोनों ही पद प्रधान होते हैं तो हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, और अगर दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, वह समास हमारे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। जब हम अव्ययीभाव समास और अपना द्वंद्व समास को हम पढ़ चुके हैं, तो तीसरा जो समास आता है तत्पुरुष समास। उस तत्पुरुष समास में कुछ विशेषताएं जो पहचानने की, जो प्रमुख विशेषताएं आती हैं, वो है पहली बात दूसरा पद प्रधान। अर्थात तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रमुख होता है, मुख्य होता है। ये जो समास होता है तत्पुरुष समास, ये पूरा की पूरा समास कारक चिन्हों पर आधारित होता है। किस पर? कारक चिन्हों पर। कारक चिन्हों पर आधारित पूरा समास होता है ये। तथा कारक चिन्ह, इसमें जो कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तत्पुरुष समास में, उसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक, इन 2 कारकों को छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा जो हमारे तत्पुरुष समास में जो कारक 6 होते हैं, कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके के अधिकरण में पे पर संबोधन हे ओ अरे, ये संबोधन को छोड़ दिया जाता है, और बाकी के जो 6 बचे हुए होते हैं उनका इस तत्पुरुष समास में प्रयोग किया जाता है। इसमें हम पहला जो था कर्म तत्पुरुष समास, उस कर्म तत्पुरुष समास का अध्ययन कर चुके हैं, तथा दूसरा जो समास था करण तत्पुरुष समास, इस करण तत्पुरुष समास का भी अध्ययन कर चुके हैं, तथा इसमें कारक चिन्हों के आधार पर इनको पहचान लिया गया है। दूसरी बात, ये जो कारक होते हैं इन्हें उदाहरणों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। अगला जो है वो है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष जो समास है, उस संप्रदान तत्पुरुष समास में जिस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो है के लिए। अर्थात किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य की, किसी वस्तु की या चीज़ की आवश्यकता होने के लिए यहाँ पर के लिए इस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर इसके उदाहरणों के माध्यम से, क्योंकि इनकी परिभाषाएं तो उसमें आती नहीं है, इनको उदाहरणों के माध्यम से समझाया जा सकता है कि उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो संप्रदान तत्पुरुष समास के जितने भी उदाहरण होंगे, उनमें जब उनका समास विग्रह करते हैं तो के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इनके उदाहरण देखें तो पहला सामासिक पद और इधर सामासिक विग्रह।
सामासिक पद और सामासिक विग्रह। रणभूमि, अगर इसके उदाहरण देखें, पहला रणभूमि, 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 इसमें जो पद आए हैं वो कितने, दो पद, पहला और दूसरा पद, पहला पद ये, दूसरा पद ये। और कोई भी समास होगा उस समास में हमेशा दो ही पद आते हैं। दो पद आने की स्थिति में बता चुके हैं कि या तो ये वाला पद प्रधान होता है, ये वाला पद प्रधान नहीं होगा, या फिर ये वाला पद प्रधान होगा, ये वाला पद प्रधान नहीं होगा, या फिर दोनों के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, या फिर ये पद भी प्रधान नहीं होता, ये पद भी प्रधान या मुख्य नहीं होता, कोई अन्य पद ही क्या होता है, मुख्य या प्रधान होता है। हम जो तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं उस तत्पुरुष समास की विशेषता ही यही है कि इसमें ये दूसरा वाला पद क्या होता है, प्रमुख होता है, मुख्य होता है। भूमि अर्थात रणभूमि, रण माने होता है एक युद्ध, क्या होता है, युद्ध। युद्ध जहां किया जाता है तो युद्ध जो क्षेत्र किया जाता है वहां की जो भूमि होती है, जिस भूमि पर युद्ध किया जाता है उसको रणभूमि बोला जाता है। अब यहां पर जब इसका समास विग्रह करेंगे तो इस समास का इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह क्या होगा, रण के लिए भूमि, रण के लिए भूमि, अर्थात रण माने युद्ध, युद्ध के लिए भूमि। अगर इसका एक समास विग्रह और किया जाए तो के लिए यहाँ कारक चिन्ह आ गया है यहाँ पर, ठीक है ना, कि रण के लिए अर्थात युद्ध के लिए जो भूमि होती है, जो क्षेत्र होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रणभूमि। यहां पर तुम किसी कारक चिन्ह और को ला सकते, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अगर यहां पर ये कि रणभूमि, रण को भूमि, रण को भूमि, युद्ध को भूमि, युद्ध को भूमि नहीं होता, यहां पर होता क्या है, रण के लिए भूमि, अर्थात युद्ध के लिए नियुक्त की गई जो भूमि होती है उस भूमि को बोला जाता है रणभूमि। इसका एक समास विग्रह ये भी हो जाएगा, रण के नियुक्त भूमि, रण के नियुक्त भूमि, रण के नियुक्त भूमि। दूसरा उदाहरण देखें, काकवली, काकवली, पहला पद दूसरा पद, यहां इसका विग्रह करेंगे तो काक के लिए बलि अर्थात ग्रास, काक होता है कौवा, अर्थात जब इनका समास विग्रह भी करते तो पहला वाला जो पद है वो पहले ही आता है, जैसे काक, तो यहाँ काक के लिए बलि अर्थात कौए के लिए जो ग्रास निकाला जाता है, मृत्यु जो तीजा वगैरह करते हो उस समय जो निकाला जाता है काकवली बोला जाता है उसे। तो वहाँ पर कौए के लिए खाने के लिए जो निकाला जाता है खाना उसे बोला जाता है क्या, काकबली, अर्थात कौए के लिए बलि अर्थात ग्रास, खाने के लिए कुछ निकालना, ये कहलाता है काकबली। अगला है हवन सामग्री, हवन सामग्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ चुका है ये वाला हवन सामग्री, हवन सामग्री। अब इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह करेंगे हवन के लिए सामग्री, सब में कारक चिन्ह यही आएगा, हवन के लिए सामग्री। अगर इसका समास विग्रह हवन को सामग्री, हवन को सामग्री नहीं होता है, या हवन से सामग्री या हवन के द्वारा सामग्री, अर्थात जब हवन किया जाता है उसके लिए जो सामग्री प्रयोग की जाती है उसे बोला जाता है हवन सामग्री, जिसमें कि आपके सभी पदार्थ जो होते हैं वो सभी पदार्थ मिले हुए होते हैं और उसे बोला जाता है हवन सामग्री। अर्थात हवन करने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है आपका हवन के लिए सामग्री। अगला जो है उदाहरण आपका वो है डाक गाड़ी,
डाक गाड़ी, अर्थात डाक के लिए गाड़ी। डाक के लिए गाड़ी, अर्थात डाक बोला जाता है जो पत्र वगैरह होते हैं उनके लिए गाड़ी, अर्थात जिसमें डाक गाड़ी बोला जाता है, अर्थात जिसमें कि हमारे जो संदेश होते हैं उन संदेश या पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, उसके लिए नियुक्त की गई या उनको ले जाने वाली जो गाड़ी होती है उस गाड़ी को किससे संबोधित किया जाता है? डाक गाड़ी के लिए। डाक गाड़ी अर्थात डाक के लिए गाड़ी, अर्थात पत्र व्यवहार करने के लिए पत्रों को ले जाने वाली गाड़ी कहलाती है हमारी डाक के लिए गाड़ी। अगला न्यायालय। न्यायालय, अब इसमें अगर आप देखा जाए तो न्याय प्लस आलय, यहां भी कितने पद हैं आपके? 2 ही पद हैं, न्याय और आलय। न्याय बोले न्याय और आलय, अर्थात न्याय के लिए आलय। आलय बोला जाता है घर, जहां पर कि न्याय किया जाता है सही और गलत का, वहां उस स्थान को बोला जाता है क्या? आलय या घर। तो न्याय के लिए आलय। न्याय के लिए आलय अर्थात घर, जहां पर कि सही और गलत का क्या किया जाता है? न्याय किया जाता है, उसे बोला जाता है न्यायालय। यहां हम ये नहीं कहेंगे न्याय को आलय, घर को या न्याय के लिए आलय तो क्या न्याय से आलय, न्याय के द्वारा आलय, ये ना होकर के क्या होगा यहाँ पर? न्याय के लिए आलय, अर्थात ऐसा स्थान जहां पर न्याय किया जाता है वह घर क्या कहलाता है? वह घर आपका न्यायालय कहलाता है। और इसका जब समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है? न्याय के लिए आलय या न्याय के लिए नियुक्त किया गया आलय। अगला है समाचार पत्र। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र, समाचार के लिए पत्र, अर्थात जो भी समाचार होते हैं, संदेश होते हैं, उनके लिए पत्र व्यवहार किया जाता है वो बोला जाता है समाचार पत्र। अर्थात जिसमें कि विभिन्न प्रकार की खबरों को प्रेषित किया जाता, प्राप्त किया जाता है, वो किसके अंतर्गत आता है? समाचार पत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका समास विग्रह क्या होगा? समाचार के लिए पत्र। अगला जो है वो है आवेदन पत्र। विग्रह होगा इसका आवेदन के लिए पत्र। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र, अर्थात आवेदन के लिए पत्र, अर्थात किसी को कुछ कार्य करने के लिए एक पत्र भरा जाता है, उस पत्र को बोला जाता है आवेदन पत्र। अगला जो है वो है पुत्र शोक। इसका विग्रह जो होगा वो होगा पुत्र के लिए शोक। पुत्र के लिए शोक, शोक बोला जाता है दुख, शौक नहीं, ठीक है ना? शोक अर्थात पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, अर्थात पुत्र की मृत्यु पर शोक करना, दुख प्रकट करना, यह कहलाता है आपका क्या? पुत्र शोक। अर्थात जो दुख प्रकट किया जाता है, किसके लिए दुख प्रकट किया जाता है? पुत्र के लिए। इसलिए पुत्र के लिए दुख का प्रकट कर किया जाना क्या कहलाता है? पुत्र शोक कहलाता है। अगला है भिक्षाटन। भिक्षाटन, भिक्षा के लिए अटन। भिक्षा के लिए अटन, अर्थात भिक्षा के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक भ्रमण करना,
घूमना, जंगल जंगल भटकना, ये कहलाता है अटन। इसलिए भिक्षा को प्राप्त करने के लिए जगह जगह घूमना, ये कहलाता है आपका क्या, भिक्षाटन। इसे आप यहाँ तक लिख लें। अगला जो उदाहरण है वह उदाहरण है फलांकाक्षी। फलाकांक्षी अर्थात फल के लिए आकांक्षी। अर्थात फल की इच्छा रखने वाला। तो फलाकांक्षी फल के लिए आकांक्षी अर्थात फल की इच्छा रखने वाला। अगला है मंत्रालय। अगला जो है वो है मंत्रालय। मंत्रालय का होगा मंत्रणा के लिए आलय। मंत्रणा के लिए आलय, जिसे बोला जाएगा क्या, मंत्रालय। मंत्रणा के लिए आलय अर्थात मंत्रणा। मंत्रणा में होता है विचार विमर्श करना, आपस की बातचीत को करना। मंत्रणा के लिए आलय क्या कहलाएगा, मंत्रणालय। अगला स्नान घर। स्नान घर, स्नान घर स्नान के लिए घर। स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर ये कहलाएगा आपका क्या, स्नान घर। अगला कारावास। अगला जो है वो है कारावास। कारावास बोला जाएगा कारा के लिए आवास। आवास अर्थात कारा अर्थात कैदी के लिए आवास। इस प्रकार से तुम्हारे इस संप्रदान तत्पुरुष समास में विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको कराए गए हैं। आप इस संप्रदान तत्पुरुष के जितने भी उदाहरण हैं उन उदाहरणों के माध्यम से आप पहचान सकते हो, और उसमें कारक चिन्ह कौन सा लगेगा, के लिए। इससे आप पता लगा सकते हो कि ये कौन सा समास है, आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने ये सभी उदाहरण अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। उसके बाद अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो, वहाँ पर उनका समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।